बच्चों, क्या हालचाल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस IIT JEE नेट के प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है NP फिजिक्स। ठीक है प्यारे बच्चों, ये वही चैप्टर है जिसको बच्चों 11th में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको बहुत ही डर लगता है। ठीक है, ये जो 11th का वो चैप्टर है जिसको बच्चों पढ़ने से एक बार अंदर सोचते हैं कि पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं। ठीक है, लेकिन ये जो चैप्टर मैं बता दूं इतना भी हार्ड नहीं है जितना आपने दिमाग में अपने बिठा रखा है। ठीक है, दैट इज रोटेशन मोशन। इसको अपन नाम देते हैं रोटेशन मोशन। अपन ने लास्ट लेक्चर में अपन ने सेंटर ऑफ मास और कॉलिजन कवर कर लिया था, उससे आगे वाला अपन ने सर्कुलर पढ़ लिया था। सर्कुलर के बाद अपन रोटेशनल पढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट आता है रोटेशनल मोशन में, दैट इज सेंटर ऑफ मास का। तो अपन ने पहले सबसे पहले सेंटर ऑफ मास पढ़ लिया, फिर कॉलिजन करके आज जो अपना लेक्चर है दैट इज रोटेशनल मोशन। ठीक है, इसमें अपन रिजिड बॉडी के डायनेमिक्स के बारे में आज सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आज का ये चैप्टर है जो आपको टफ लग रहा था वो अब चुटकियों भर में आपको एक बार ये देखने के बाद, पूरा लेक्चर अच्छे से देखने के बाद ये जो चैप्टर है वो आपको ईजी लगेगा। ठीक है, चुटकियों में इसके सवाल सॉल्व कर देंगे, अपन ट्रिक बताएंगे ऐसी। ठीक है, तो टाइम को बिना वेस्ट किए आज शुरू करते हैं। ठीक है, आज का जो अपना चैप्टर है रोटेशनल मोशन। ठीक है, रिजिड बॉडी के बारे में देखो, इसका पहले वेटेज देख लेते हैं। 2019 में लेकर इसका थोड़ा अच्छा वेटेज था, लेकिन 2022 में थोड़ा सा कम रह गया, लेकिन ऑन एन एवरेज इसके अच्छे खासे 1-2 सवाल देखे जाते हैं। ठीक है, 2023 में भी इसके अच्छे सवाल देखे होते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर एक प्रकार से बेसिक चैप्टर मान सकते हो। ठीक है, इसका जो वेटेज है आज जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक, उसमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ठीक है, उसका वेटेज बहुत हाई होता है। ठीक है, बाकी तो ठीक है इसका एवरेज ही वेटेज है, लेकिन जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसका जो वेटेज होता है बहुत हाई होता है। तो इसको अच्छे पहले अपन इनिशियल के 40 मिनट तक अपन यही अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो टाइम को बिना वेस्ट किए आज शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख लेंगे, जिसमें 2 थ्योरम आती है, दैट इज पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस। फिर अपन देख देंगे लास्ट में रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, और फिर टॉर्क इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम वाली देख लेंगे, और फिक्स एक्सिस रोटेशन और मूविंग एक्सिस रोटेशन। लास्ट में अपन समझेंगे एंगुलर मोमेंटम और उसका कंजर्वेशन। ठीक है, और आज का जो अपना ये रोटेशन वाला कंप्लीट जो चैप्टर है वो हो जाएगा कंप्लीट। तो आगे बढ़े, चलो। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, देखो यहाँ पे फॉर्मूला इसका सिंपल है। अगर फॉर्मूले से समझने आए तो ये अपने पास फॉर्मूला में होता है mr²। लेकिन अगर आप फील करो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब ये होता है कि कोई बॉडी है, ठीक है, उसका रोटेशनल मोशन हो रहा है, तो क्या कर रही है, इस रोटेशनल मोशन को होने से अपोज कर रही है। क्या कर रही है, अपोज कर रही है। इसकी एक इनेबिलिटी है एक प्रकार से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, इनेबिलिटी है जो इसके रोटेशन मोशन को, अगर मैं देखो एक कोई बॉडी है जो रोटेट कर रही है, ठीक है, और उसको अगर मैं रोकूं तो कितना मुझे एफर्ट लगाना पड़ रहा है। उसके अंदर जो स्टोर है, ठीक है, एक एनर्जी है, उसको रोकने के लिए मुझे कितना यहाँ पे एफर्ट लगाना पड़ रहा है, अपन उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास और रेडियस। जैसे कि अपने पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, ठीक है, और यहाँ से जिसकी रेडियस परपेंडिकुलर दैट इज r है, ठीक है, और इसके अबाउट क्या कर रहा है, एक्सिस, इसको बोलता है AOR, है ना। AOR का मतलब होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दैट इज mr²। ठीक है, डिस्क्रीट पार्टिकल के लिए mr²। तो यहाँ पे सारी चीज़ें दिख रही है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको लेनी है उस मास की उस एक्सिस के साथ। ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, और ये ऑलवेज कैलकुलेटेड अबाउट एक्सिस के कारण। जैसे अपन देखो बहुत सारी फिजिक्स में ऐसी क्वांटिटी होती है जो अगर मैं ऐसे बोलूँ, जैसे अपन ने बोला था वर्क डन एनर्जी पावर में कि इसका वर्क डन निकालो, तो अपन ये कह सकते हैं कि ये इसकी जो डेफिनेशन है वो इनकम्प्लीट है। क्या है, इनकम्प्लीट। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि इस फोर्स का वर्क डन निकालो तो ये अपने पास सही है। तो ऐसे कैसे यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ठीक है, वो किसी न किसी एक्सिस के अबाउट होता है। अगर मैं ये बोल दूँ कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो एक प्रकार से ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। ठीक है, एक प्रकार से इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि किसी एक्सिस के अबाउट निकालो तो ये कहेंगे कि एक प्रकार से कंप्लीट डेफिनेशन है। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्सिस के अबाउट अपन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अपन बिना टाइम वेस्ट किए अपन अब क्या करते हैं, सवालों पे आ जाते हैं और कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, तो अपने पास ये जो अपने पास लेंस है दैट इज 4। ठीक है, ये भी 4 है। और क्या बोला है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉल अरेंजमेंट वर्टिकल, और ये अपने बोला एक्सिस के अबाउट और डायगोनल, तीनों के अबाउट निकालना है। तो ध्यान से देखो क्या बोला अपन पास कि जो अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा एक्स एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, देखो एक्स एक्सिस के अबाउट ये तो दोनों उसी एक्सिस पर है, तो इनकी जो परपेंडिकुलर एक्सिस है वो तो 0 हो जाएगी, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको ताकि समझ में आ जाए, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा m यानी कि 1
1 इंटू जीरो का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जीरो का स्क्वायर प्लस और 3 इंटू ये जो रेडियस कितनी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4 इंटू 4 का स्क्वायर। तो ये अपने पास निकल के आया ए आई एक्स। ठीक है, आई एक्स कितना निकला क्या आ जाएगा 0 0 और ये हो गया अपने पास 48 प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अपने पास आ जाएगा 2 और ये जाएगा 11। ये अपने पास निकल के आया 112 इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। एंड अपन वाई एक्सिस के अबाउट कैसे फाइंड करेंगे वो देखो। आपको पता है कि ये वाई एक्सिस है, इसके अबाउट ये जो दोनों पॉइंट है वो इसी एक्सिस पर है, तो इसकी दोनों की परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो एक तो इसका आ जाएगा दैट इज 3 और ये डिस्टेंस अपने पास 4, ठीक है, और एक आ जाएगा 2 का यानी कि 4 का इसका। तो बस यहाँ पे आ जाएगा 48 प्लस ये हो जाएगा 32। तो ये हो गया अपने पास 80। ठीक है, 80 आंसर आ गया। और अगर डायगोनल के अबाउट लिखना है, अगर मुझे डायगोनल के अबाउट लिखना है तो कैसे लिखूंगा, देखो ये इन दोनों का तो 0 हो जाएगा क्योंकि इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 0 है। अब इनकी आपको पता है कि ये कैसे हो जाएगा, देखो ये कैसे हो जाएगा मुझे बताओ। ये हो जाएगा अपने पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगी, और आपको पता है कि डायगोनल है 4 है, ये 4 है तो ये 4√2 और ये 4√2 की आधी हो जाएगी दैट इज़ 4√2/2। तो ये हो जाएगी अपने पास 2√2 और दोनों मास ये भी हो जाएगी 2√2। तो डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ डायगोनल के अबाउट वो क्या हो जाएगा 1 इंटू 2√2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2√2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अपने पास निकल के आता है ये 4 इंटू 2 8 और ये हो जाएगा 8 इंटू, ठीक है ना। तो ये अपने पास आ गया 32। सिंपल है, ऐसे निकालने थे। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे निकालते हैं। आगे बढ़े क्या, चलो ये सारी चीज़ें अपन को पता है 2√2 हो गई, ये अपन ने निकाल दी। आगे बढ़े, चलो ये आंसर था, एक याद कर लेना। अब आते हैं मेन मुद्दे पर, ठीक है, जिसके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं, जिसका एप्लीकेशन सवालों में आते हैं, दैट इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये सिर्फ वैलिड है, ठीक है, 2D और 3D बॉडियों के लिए। 1D के लिए वैलिड नहीं है। 2D और 3D बॉडी कोई भी हो सकती है, जिससे अगर 2D की बात करो तो मैं डिस्क हो सकती है, ठीक है, अपने पास स्क्वायर प्लेट हो सकती है, या 3D की बात करो तो स्फेयर हो सकता है, सॉलिड स्फेयर वगैरह ना, कौन वगैरह। तो ये अपने पास क्या थे, ठीक है, सॉलिड स्फेयर थे, ये 3D थे। तो अपन इसके जो ये जो अपने पास थ्योरम है उसको कैसे अप्लाई करना है वो देखते हैं। तो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो आपको क्या लिखना है, दैट इज आई इज इक्वल टू ICM प्लस MD²। ठीक है, अब इसको कैसे डिफाइन कि अगर मुझे मान लो आपको पता है कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ठीक है, इसकी जो एक्सिस जाती है उसके अबाउट अपन को पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, और आपको ये पूछा कि इससे मुझे बताओ d डिस्टेंस दूर एक एक्सिस है, इसके अबाउट घूम रहा है, तो मुझे बताओ इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो इसके लिए अपन ये फॉर्मूला यूज करते हैं। इसके लिए आपको क्या लिखना है, सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास एंड प्लस इसका सिस्टम का मास और डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है इसका स्क्वायर करना है, ठीक है, इसका स्क्वायर करके ऐड कर देना है। तो ये अपन को क्या दे देगा, किसी एक कोई भी पार्टिकल, बस ये ध्यान रखना कि ये जो दोनों एक्सिस है वो क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, ये जो एक्सिस है ये क्या होनी चाहिए, पैरेलल होगी तभी ये वैलिड है। ऐसे नहीं कि यहाँ पे ये ऐसे और ये वर्टिकल है, तब यहाँ पे ये फॉर्मूला अपन यूज में नहीं ले सकते। तो इसके लिए जो वैलिडेशन है वो 2D और 3D के लिए एक्सिस पैरेलल होनी चाहिए। और तीसरा इस पॉइंट मेन इंपॉर्टेंट, दैट एक एक्सिस अपन के सेंटर ऑफ मास से पास हुई होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थी अपने पास पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, ये अपन सारी चीज़ें लिखी हुई है, सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए। अब आते हैं सेकंड, दैट इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये कब लगती है, जब अपने पास प्लेन बॉडी है ना, प्लेन ऑब्जेक्ट है। प्लेन के लिए अपने पास होता है, ठीक है, प्लेन के लिए जैसे मान लो डिस्क हो सकती है, ठीक है, उसके लिए अपन लगा सकते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, वो ये निकल के आता है, दैट इज आई जेड के अबाउट एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, आई वाई। अब देखो ये प्लेन में कौन कौन है, ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन है। तो इस एक्स वाई प्लेन में ये जो एंगल है ये सेम होने चाहिए। यहाँ पे ये एंगल म्यूचुअली आपस में क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए तीनों एक्सिस के। ठीक है, तो ये जो प्लेन के जो एक्सिस है, इन दोनों का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, उनका जो सम होता है इस प्लेन के परपेंडिकुलर और इन दोनों एक्सिस के जो जहाँ पे कॉन्साइड कर रहे हैं उनके परपेंडिकुलर जो एक्सिस है उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उनके सम के क्या होता है, इक्वल होता है। बस यही यहाँ पे लिखा है। जैसे कि अगर मान लो अगर ये ना ओके अपने पास ये बनता, चलो यहाँ पे पेज ऐड कर देता हूँ कि अपने पास अब की बार मैं ये ले लेता हूँ, जैसे मान लो कि अपन को ले लिया एक्स जेड और वाई, ठीक है, ये अपन ने ले लिया। तो ये प्लेन में कौन सा है, ये कौन से प्लेन में, एक्स जेड प्लेन में।
तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा दैट इज आई जे वाई इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई जेड हो जाएगा। बस ये याद रखना, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, कि मुझे यहाँ पे कभी देखो यहाँ पे इन्होंने ये याद रख के गए होते हैं कि जेड इज इक्वल टू होता है आई एक्स प्लस आई वाई, बस इनको ये नहीं पता होता कि जैसे कोऑर्डिनेट मैंने ये चेंज कर दिए तो यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज। तो यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो डिपेंड करता है एक तो मास डिस्ट्रीब्यूशन पे, ठीक है, मास पे डिपेंड नहीं करता है, मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है कि मास कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है, और डिपेंड करता है कि उसकी एक्सिस किस एक्सिस के अबाउट अपन लिख रहे हैं, ठीक है। तो उस एक्सिस कहने का मतलब जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तीसरा है जो अपने पास दूसरा है वो है और मास डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये अपने पास एक्स है और ये अपने पास जेड है वाई, तो आपको ये ऐसे लिखना है, ठीक है। तो बस आपको ये देखना है कि जो प्लेन के एक्सिस है परपेंडिकुलर, इन दोनों का जो इन दोनों के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होते हैं उसका जो सम है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस जहाँ पे ये कॉन्साइड कर रहे हैं उसके अबाउट जो एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो इनके इक्वल होता है सम के, जैसे यहाँ पे लिखा, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो अपन ने ये लिखा है ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें मैंने लिखाई है। तो ये अपने पास था परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है, यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने लिख दी है, तो आप पढ़ लेना। आगे बढ़ें क्या, चलो अब वन बाय अपन सबका देख देते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का, उस रिंग के सेंटर से और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस से जाने वाले अबाउट की जो होता है दैट इज आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है, ठीक है, एम आर स्क्वायर होता है। क्योंकि आप ध्यान से देखोगे, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एक प्रकार से अपन फील कर सकते हैं, कैसे कि ये रिंग है अपने पास, यहाँ पे पेज ऐड कर देता हूँ कि अपन ने अभी जस्ट पढ़ा कि एक अपने पास मास है दैट इज एम और ये आर डिस्टेंस पर है और ये यहाँ पे घूम रहा है यहाँ पे, तो अपने पास जिसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अपन जानते हैं एम आर स्क्वायर। तो इसको अगर लैंग्वेज में बोलूँ तो कैसे बोलूँगा कि इस एक्सिस से आर डिस्टेंस पर कितना मास रखा हुआ है एम, कैसे रखा है वो नहीं, कितना रखा गया है एम रखा गया है और वो घूम रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो मास अपने पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ये। और रिंग के लिए अगर आप देखते हो ध्यान से, रिंग के लिए आप अगर ध्यान से देखते हो तो अपने पास क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो, ये रिंग है, इसका एक्सिस ये है, ठीक है, इसका अबाउट घूम रहा है और इस रिंग का टोटल मास कितना है एम और ये जो रेडियस है दैट इज आर। तो इसमें भी अपन ये बोल सकते हैं कि इस एक्सिस से जो यहाँ पे ए आर है, इसका भी ए आर था, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, इस एक्सिस से आर डिस्टेंस पर जो मास रखा गया है वो कितना एम है और वो घूम रहा है, यहाँ पे भी क्या कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है। तो जितना एफर्ट इसको लगाना पड़ेगा उतना एफर्ट यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो अपने पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है दैट इज एम आर स्क्वायर। क्या सिमिलर अपने पास केस बने कि नहीं बताओ, ठीक है, दोनों ही क्या है, सिमिलर केस है। यानी कि लैंग्वेज का यहाँ पे फर्क है कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आर डिस्टेंस पे मास एम रखा गया है तो यहाँ पे एम आर स्क्वायर और उतना का उतना ही मास एम यहाँ पे रखा गया था एम आर स्क्वायर, ठीक है। और तीसरा ये भी केस हो सकता है कि जैसे कि ये रिंग का छोटा सा टुकड़ा ले लेता हूँ, ठीक है, और ये आर डिस्टेंस है और इसका मास भी पूरा एम है, जितना इस पूरे का मास एम था अब उसका पूरा मास एम ही है, ठीक है, मास सेम ही है दोनों तीनों का। अब ध्यान से देखो, अपन यहाँ पे भी क्या बोल सकते हैं कि इस आर डिस्टेंस पर जो मास है दैट इज एम है, तो इसका भी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा दैट इज एम आर स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ गई क्या, ठीक है। तो अब छोटा सा टुकड़ा बस अगर मास सेम है, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन सेम है आर डिस्टेंस पर, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो सेम हो जाएगा, चाहे छोटा सा टुकड़ा लो या बड़ा लो, ठीक है। तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें मैंने लिखाई हुई है, ठीक है। देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे अगर हाफ टुकड़ा है तो इसका भी कितना हो जाएगा एम आर स्क्वायर हो जाएगा, और अगर ये क्वार्टर है या छोटा सा भी थोड़ा भी लिया है, ठीक है, ठीक है, तो भी यहाँ पे मान लो कि 60 एंगल है, तो ये अगर मास एम है और रेडियस आर है तो इसका भी इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा दैट इज एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या बात आपको समझ में आई क्या, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो ऐसे अपन निकालते हैं। आगे बढ़े क्या, चलो ठीक है, ये आपको समझा दिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप फील कर सकते हो, ठीक है ना, ठीक है। अगर आपको समझ में, देखो समझ में नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, बस आपको मोटा मोटा आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अगर आपको समझ में आ रही तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो सवाल देखते हैं क्या बोला गया है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेमी सर्कुलर रिंग अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग, ये अपन को दिया है, ठीक है, और रेडियस इज एन मास, ठीक है, सेमी सर्कुलर रिंग है, ठीक है, सेमी सर्कुलर रिंग है, इसका मतलब ये अपने पास में यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा कैसे, ध्यान से देखो, ये अपने पास सेमी सर्कुलर रिंग यानी कि ये आधी रिंग है, ठीक है, इस एक्सिस के ऊपर क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो आपको पता है मास एम है, रेडियस आर है, तो सिंपल है
मास एम रेडियस आर, तो इसका भी जो आई हो जाएगा दैट इज एम आर स्क्वायर, और इसका 1/1 करूँगा तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो ये आपको बस घुमाने के लिए दिया है, ठीक है। तो आपको देखो ये 2023 का है, अप्रैल एटम का है, ये आपके फोगट के नंबर, अगर आपने ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अच्छे से समझ लिया तो, ठीक है। तो आपको ये फील आना चाहिए कि यहाँ पे रेडियस सेम है और मास उतना का उतना है। बस ये आपको पता होना चाहिए कि देखो ये बच्चे क्या कर देते हैं कि जैसे अगर पूरी रिंग का अपन को पता है कि मास सेम है, ठीक है, तो एम आर स्क्वायर होता है, तो अगर आधी का कितना हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये अगर मास आधा हो गया तब तो आधा हो जाएगा, ठीक है, एम आर स्क्वायर बाई 2, लेकिन मास तो वही है, आर डिस्टेंस पर ही मास तो फैला हुआ है, ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही रहेगा। तो देखो ये आंसर 1 था, ठीक है। यहाँ पे आप अब देखो एक्सिस थ्योरम ये लगा सकते हैं, जैसे कि मुझे यहाँ पे इसके अबाउट लिखना है। देखो एक तो अपन इसके अबाउट इसके अबाउट तो अपन को पता है कितना होता है, दैट इज आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ठीक है। और ये जो एक्स है, मान लो कि ये एक्स है, ये जेड है और ये वाई है, ठीक है, और ये सिमेट्रिक है, इसके अबाउट और इसके अबाउट पूरी सिमेट्रिक है। तो यहाँ पे अपन को पता है कि जो आई एक्स होगा दैट इज आई जेड के इक्वल होगा, ठीक है। और अपन परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जानते हैं कि जो आई वाई है दैट इज आई जेड प्लस आई एक्स है, तो दोनों सेम है, तो मैं इसको मान लेता हूँ आई। तो यहाँ पे जो आई आ जाएगा दैट इज आई वाई बाय 2, मैं डायरेक्ट दिया, तो यहाँ से हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाय 2। तो इसके अबाउट जो हो जाता है, ठीक है, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दैट इज आई एम आर स्क्वायर बाय 2। यानी कि किसी भी मैं एक्सिस को देखता हूँ डायमीटर के अलोंग, ठीक है, तो जो डायमीटर के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दैट इज एम आर स्क्वायर बाय 2 होता है, याद रखना, ठीक है। और अगर मुझे किसी टेंजेंट के अबाउट देखना है, इसके किसी ना किसी टेंजेंट के अबाउट देखना है, तो आप ध्यान से देखो, ये आपको पता है कि ये डिस्टेंस कितनी है इनके बीच में, पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, अपन को ये पैरेलल लग रहा है और ये डिस्टेंस कितनी आर है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सिस कौन से लगाएंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और मुझे इसके अबाउट दिखना है, ये सेंटर ऑफ मास दी जाती है, तो आई सी एम अपने पास हो गया इसका एम आर स्क्वायर बाय 2। तो यहाँ से मैं इसके अबाउट लिखना है मुझे, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, ठीक है, ये टेंजेंट लिखा है ना, मैं टी लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा आई सी एम प्लस एम, और ये डिस्टेंस कितनी है आर स्क्वायर, तो आई सी एम हो जाएगा अपने पास एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस एम आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर। तो ये टेंजेंट के अबाउट लिख दी अपने, डायमीटर के अबाउट लिख दी, और इस सेंटर ऑफ मास और इस प्लेन के परपेंडिकुलर अपन को पता ही थी, ठीक है। तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें दी हुई है, देख लो, ठीक है। आगे बढ़े क्या, और अगर इसके अबाउट भी लिखनी है तो आपको पता है ये एम आर स्क्वायर है और ये और आ जाएगी एम आर स्क्वायर, ठीक है, बस पहले एक्सिस थ्योरम लगाओगे तो यहाँ पे 2 एम आर स्क्वायर जाएगा। क्या आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये था अपने पास रिंग का केस। अब आते हैं अपन डिस्क पे। डिस्क का जो होता है इस सेंटर के अबाउट दैट इज एम आर स्क्वायर बाय 2 होता है, ठीक है। तो अपन को पता है कि ये सिमेट्रिक है यहाँ पे, तो इसका कितना हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, ठीक है। इसका भी कितना हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, ठीक है। और इसके अबाउट कितना हो जाएगा बताओ, इसके अबाउट कितना हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाय 4, और ये अपने पास रेडियस आर है, तो एम आर स्क्वायर बाय 4 प्लस एम आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5/4 एम आर स्क्वायर, है ना। तो इसके बाद अपना हो जाएगा 5/4 एम आर स्क्वायर, ठीक है। आप इसके अबाउट भी लिख सकते हो एम आर स्क्वायर बाय 2 और एम आर स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको दोनों बस जो एक्सिस थ्योरम दी है वो आपको बस सही से अप्लाई करनी आनी चाहिए, ठीक है। आप सेमी, अब वही बात है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कि अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है तो यहाँ पे अगर एक्सिस सेम और मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है तो यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात है कि देखो इसका मास एम ही है, रेडियस आर ही है डिस्क, डिस्ट्रीब्यूशन सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पे वही हो जाएगा इसका एम आर स्क्वायर बाय 2। अगर ये सेमी सर्कुलर तो भी, या किसी थोड़ी सी एंगल थीटा पे भी है, ठीक है, मान लो ये 60 डिग्री है, तो इसका भी जो होता है दैट इज एम आर स्क्वायर बाय 2 होता है। बस ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे बढ़े क्या, ठीक है। तो ये था अपने पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये देखो मैंने बता दी 5/4 होती है, ठीक है, ये 3/2 हो जाएगी, ये 8/2 होती है, ये एम आर स्क्वायर बाय 4 होती है, ठीक है। ये था अपने पास रिंग और डिस्क। अब आते हैं सर्कुलर सॉरी रोड के लिए। इसका होता है एम एल स्क्वायर बाय 12, सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलर जाने वाले जो एक्सिस है उसके जो अबाउट होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो ये होता है, ठीक है, ये आई सी एम है। और इसका जो होता है अपने पास एक एंड सीरीज से दैट इज एम एल स्क्वायर बाय 3। ये आपको याद रखने दोनों इंपॉर्टेंट है। और किसी अगर एंगल थीटा पे है ना, किसी एंगल थीटा पे अगर घूम रही है तो उसका होता है एम एल स्क्वायर बाय 3 साइन स्क्वायर, और इसका हो जाएगा 12 का स्क्वायर। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखने। आगे बढ़ेंगे, चलो। तो ये अब आते हैं हॉलो के लिए। हॉलो के लिए क्या होता है m/3 2/3 एम आर स्क्वायर, और 2/5 इसका होता है एम आर स्क्वायर। देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर मैं किसी भी डायमीटर के अबाउट देखता हूँ, देखो वो तो सेम ही रहने वाला है, ठीक है, यहाँ पे सेम ही रहने वाला है। और ध्यान से देखो दोनों में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है
वो आई जो होलो का है दैट इज़ आई सॉलिड का ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसका जो ज़्यादा है इसका मतलब ये है कि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, देखो रेडियस सेम है, मास सेम है, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूट किया है वो इस एक्सिस से ज़्यादा दूर है और ये एक्सिस के बीच में फैला हुआ है। यानी कि अगर मैं इसका जो एवरेज मास देखूँ तो वो थोड़ा सा दूर आता है कंपेयर टू यहाँ से। इसका मैं एवरेज में देखूँ कहीं ना कहीं, वैसे मान नहीं सकते लेकिन कहीं ना कहीं बीच में आ रहा होगा, तो यहाँ पे अपन मान सकते हैं कि इसका मास थोड़ा एक्सिस के पास में कंपेयर टू यहाँ से, तो इसलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होता है। और ये दोनों ही याद रखने हैं अच्छे से, ठीक है। 2/3 mr² और ये होता है 2/5 mr²। अब सबसे इंपॉर्टेंट आती है स्क्वायर सीट, ठीक है। स्क्वायर सीट एक अच्छा कंसेप्ट है, इसमें बहुत आपको एक अच्छी बात सिखाता हूँ मैं। देखो स्क्वायर सीट में आगे देख लेते हैं कि ये अपने पास स्क्वायर सीट है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि स्क्वायर सीट के मैं ऐसे एक और स्लाइड ऐड कर देता हूँ, रुको एक मिनट बैक जाके, कि स्क्वायर सीट जैसे कि अपने पास ये है ना। पहले तो एक रेक्टेंगल देख लेते हैं ताकि अपन को समझ में आ जाए। एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ L है, विड्थ B है। तो आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं इसके अबाउट देखना चाह रहा हूँ, ठीक है, इसके अबाउट अगर मैं देखना चाह रहा हूँ, या मैंने थोड़ा सा क्या किया, हाँ यहाँ पे ये हो जाएगा और ये नीचे, यानी कि प्लेन में है, ऐसी सीट है, ठीक है, जैसे बुक होती है इसके अबाउट। मैं यहाँ पे एक आपको दिखा देता हूँ कैसे, ध्यान से देखो। ये अपने पास रेक्टेंगल है, देखो यहाँ पे ये अपने पास विड्थ है, ये लेंथ है, ठीक है, ये लेंथ है और ये क्या है, विड्थ है, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या। तो ये अपने पास ऐसे रखी गई है और ये एक्सिस के अबाउट देख रहा हूँ, है ना, इस एक्सिस के अबाउट देख रहा हूँ, ठीक है। तो इस एक्सिस के अबाउट मुझे देखना है, तो सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूँ, इस प्लेन की दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस का अगर मैं निकाल दूँ तो ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा के मैं इसका निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो ये कैसे आ जाएगा, देखो ध्यान से, मैं सबसे पहले तो इसका लिखता हूँ, है ना, इस एक्सिस का, फिर इसका लिखूंगा, ये प्लेन में ही लिख रहा हूँ मैं। तो ये हो जाएगा अपने पास, देखो ध्यान से, इसके अबाउट मैं लिखना चाह रहा हूँ, इसके अबाउट लिखना चाह रहा हूँ। तो इस एक्सिस के अबाउट आपको पता है कि कितनी लेंथ पे मास फैला हुआ है, एल लेंथ पे में, तो मैं एज ए रॉड की तरह ट्रीट कर सकता हूँ, क्योंकि रॉड में भी क्या होता है, ध्यान से देखना कि अगर मुझे सेंटर ऑफ आउट के अबाउट लिखना है तो ये एल लेंथ पे मास फैला हुआ है, मास सेम है, इसका भी मास एम है, इसका भी मास एम था। तो अपन क्या लिखते थे इसके अबाउट लिखते थे I = ml²/12। तो सिमिलर केस वही बन रहा है। लैंग्वेज आप सुनो एक बार कि एम मास वही मास सेम है, इसका भी एम मास एल लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट है और इसका भी एम मास एल लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट है, और एक्सिस वही है, बीच में जा रही है। तो इसका जितना होता है उतना का उतना इसका हो जाएगा, दैट इज ये हो जाएगा अपने पास, कितना हो जाएगा, ml²/12। और यही बात उसके लिए वैलिड हो जाएगी कि ये अपने पास मास है, ये कितनी अपने पास डिस्टेंस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट इज b, और वही एक्सिस है, तो इसका भी मैं अपने पास लिख देंगे, ये हो जाएगा अपने पास, वो क्या बन जाएगा बताओ, mb²/12। तो अगर मैं इसका नेट लिखूँ, आपको पता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाऊंगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास, ये जो अपने पास आएगा दोनों का समेसन, दैट इज ml²/12 प्लस mb²/12, ठीक है। ये हो जाएगा अपने पास, ये निकल के आया, ये किसका है, रेक्टेंगल का, ठीक है, ये अपने पास रेक्टेंगल का है। और अगर ये रेक्टेंगल स्क्वायर में बन गया, है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर ये रेक्टेंगल स्क्वायर में बन गया तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये अपने पास एल है, ये भी एल हो जाएगी। तो इसके अबाउट अगर मुझे लिखना है तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, I = ml²/12 प्लस ml²/12, ये हो जाएगा ml²/6। ये निकल के आता है इस एक्सिस के, प्लेन के इस परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट जो सेंटर ऑफ मास से जाता है, इसका कितना निकल के आता है, स्क्वायर प्लेट का ये निकल के आता है। तो बस यही मैं समझाना चाह रहा था। यहाँ पे ये कहाँ लिखा मैंने, चलो यहाँ पे, तो ये अपने पास इसका अपन को पता है कितना, अभी मैंने जस्ट बताया ml²/6, ये आगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ध्यान से देखो, ये अपन को पता है कि इसके अबाउट कितना हो जाएगा, ये अपन को पता है कि इसके अबाउट जो होता है दैट इज I = ml²/12 और इसके अबाउट होता है ml²/12, ठीक है। इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होता है। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये बता रहा हूँ कि अगर ये एक्सिस में डिस्प्लेस कर देता हूँ, ठीक है, ये एक्सिस थोड़ी सी मैं इसको टिल्ट कर देता हूँ ऐसे, और ये एक्सिस ऐसे 90 डिग्री पे एंगल है, ये भी पहले 90 पे थे, अब 90 पे है। तो आपको पता है कि ये दोनों तो सेम ही होंगे, जितना आई ये होगा उतना उतना आई ये होगा,
और आपको पता है ये दोनों सेम है, तो इसका आधा ये निकल, ये तो अपन को पता है कि ये फिक्स है, तो इनको आधा आधा होना पड़ेगा और आधा आधा होना पड़ेगा, इसका मतलब यही अपने पास आंसर निकल के आता है। तो कहने का मतलब ये है, अपन यहाँ से ये कंक्लूजन निकाल के आ जाते हैं कि एक जो अपने पास स्क्वायर प्लेट है उसके प्लेन में जो इसके सेंटर ऑफ मास से जाने वाले एक्सिस कोई भी हो, उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दैट इज कितना होता है mL²/12। जो आगे मैंने सारी चीज़ें स्लाइड में दी हुई है कि यहाँ पे कोई भी एक्सिस ले लो इसके ऊपर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। हो सकता है आपको ये कहीं ना कहीं मेंस में आपको सवाल दे दे अगले आइटम में, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि यहाँ पे जो स्क्वायर शीट है, ठीक है, उसके हर एक्सिस, ठीक है, हर कोई भी एक्सिस ले लो जो सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, और कोई भी इस प्लेन में एक्सिस ले लो, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दैट इज mL²/12, ठीक है, कोई भी। तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें लिखी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑल एक्सिस इन द प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर इज mL², ठीक है, इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये स्क्वायर शीट का एक फंडा था, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़े क्या, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्यूब के लिए भी वही है, ठीक है, mL²/6 हो जाएगा, यहाँ से वो सारी चीज़ें सेम ही है, ठीक है। आगे बढ़े, क्योंकि क्यूब को अपन ने फैला दिया, ठीक है, था डिस्क की। आपको पता है कि अगर मैं इसको भी बोलूँ मास m है इस क्यूब का, तो इसमें वही बात तो वही है ना कि यहाँ पे जो लेंथ है दैट इज L/2 इस तरफ, L/2 L तरफ इस तरफ फैला हुआ है, तो अपन यही कह सकते हैं जैसे डिस्क में बोल रहे थे कि मास m L लेंथ पे फैला हुआ है एक स्क्वायर प्लेट इस स्क्वायर फॉर्म में, तो वो भी है। तो यहाँ पे एक्सिस से अगर ये देखें तो ये भी मास फैला हुआ है एक स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है, और ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको याद रखना है। अब देखो डिस्क का क्या आता है mR²/2। अब mR²/2 अपन ने वहाँ पे पढ़ा था, दैट इज किसके लिए पढ़ा था, वो अपन ने डिस्क सॉरी ये कौन है अपने पास, हॉलो कौन है, कौन के लिए जो अपन ने पढ़ा वो अपन ने डिस्क के लिए पढ़ा था, दैट इज mR²/2। अब ध्यान से देखो कि अगर यहाँ पे मैं एक काट देता हूँ छोटे छोटे डिस्क, है ना, तो ये रिंग बन जाएगी बहुत सारी। यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, छोटी छोटी रिंग काट देता हूँ, तो मेरे पास छोटी छोटी रिंग बन जाएगी। अब ये रिंग अगर नीचे में लेके जाता हूँ तो ये रिंग इसको फुलफिल कर देगी, और ये वाले नीचे इसको फुल कर देगी, तो ये एक प्रकार से क्या बन जाएगी, ये पूरी सॉलिड बन जाएगी, एक अपने पास डिस्क है ना, तो एक बिहेव करेगी एज अ डिस्क की तरह। और अपन जानते हैं कि डिस्क का यहाँ से इसके अबाउट दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mR²/2, इसलिए इसका क्या होता है mR²/2। तो आपको ये बात समझनी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे है। अगर दोनों सेम हैं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है, ठीक है। तो ये आपको आई होप इन सवालों से फील आ गया होगा। आगे बढ़े क्या, अब सॉलिड कौन की होती है, दैट इज 3 mR²/10 होती है, ठीक है, सॉलिड के लिए ये होती है, बस याद रखना आपको, है ना। आगे बढ़ते हैं, ये सारे जितने भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आपको याद रखने हैं। अब आते हैं लास्ट टॉपिक इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, दैट इज रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन ये होता है, ठीक है, कि जैसे अपने पास एक बॉडी है रैंडमली, इसका इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है कुछ भी है आई, ठीक है। इसको अगर मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है, कन्वर्ट इन अ रिंग, ठीक है, मैं क्या कर दिया, इसको रिंग में कर दिया कवर, और इस रिंग के ऐसे देखता हूँ इस एक्सिस के अबाउट जो इसकी रेडियस कितनी है के है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वो mk², बस कुछ और नहीं, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दोनों को इक्वल करना है, ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो यहाँ से k निकल के आता है दैट इज I/m, बाकी कुछ नहीं था रेडियस ऑफ गायरेशन का, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है, ठीक है, गिवन बाय एनी गिवन एक्सिस, ठीक है ना। ये लिखा है कि एक इमेजिनरी इसकी मैं रिंग मान सकता हूँ विच इज गिव द सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज द गिवन बाय द बॉडी अबाउट एनी गिवन एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पे डिस्क का अगर मुझे लिखना है, देखो डिस्क का क्या हो जाएगा, ये अपने पास डिस्क है, इसका क्या था अपने पास, इसके अबाउट mR²/2 था, तो इसको बस किसके अबाउट करना है, mk² के, m से है तो यहाँ अपने पास k की वैल्यू आ जाएगी दैट इज R/√2। और अगर हॉलो स्फीयर की बात करूँ तो हॉलो स्फीयर में अपने पास कितना था बताओ, ये था 2/3 mR², ठीक है, 2/3 mR² था, और इसको किसके इक्वल करना है mk²। तो यहाँ से अपने पास m से m कैंसिल हो जाएगा, तो ये अपने पास k निकल के आएगा दैट इज 2/3 और r, ठीक है। तो आपको ऐसे रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना। देखो इसके ऊपर सवाल आया है, क्या बोला गया है, अ रिंग एंड सॉलिड स्फीयर रोटेटिंग अबाउट एनी पासिंग थ्रू द सेंटर देयर सेंटर्स, ठीक है, और सेम रेडियाई गायरेशन, इनकी जो रेडियस अपन को गायरेशन दी है वो क्या दी है, सेम दी है, यानी कि अपन को k1 = k2 दिया है। चलो, एक्सिस ऑफ द रोटेशन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग,
ठीक है, द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ द रिंग एंड इस सॉलिड स्फेयर का, है ना, इस स्फेयर का और सॉलिड। तो क्या क्या बोला है, एक रिंग है अपने पास, इस रिंग अबाउट एक्सिस पासिंग टू द सेंटर ऑफ, ठीक है, क्या बोला है कि द एक्सिस ऑफ रोड परपेंडिकुलर टू प्लेन, है ना, इसके अबाउट अपन को बोला है। तो इसका अपन को पता है कि एम आर स्क्वायर होता है, और यहाँ से अपने पास ए के हो जाएगा 1, एम से हम यानी K1 की वैल्यू आ गई R, ठीक है, और ये R1 मान लेता हूँ, R1 आ गई, क्या आ गई R1। अब यही अपने पास सॉलिड स्फेयर है, ठीक है, सॉलिड स्फेयर का अपन को पता है कि इसके अबाउट क्या होता है 2/5 mr², R2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और क्या बोला है ये अपने पास मास 1 मान लेते हैं तो 1 हो जाएगा, 2 मान लेता हूँ तो M2 K2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से M2 से M2 कैंसिल, तो यहाँ से अपने पास K2 की वैल्यू आ गई, वो कितनी आ गई बताओ 2/5 R2, ठीक है। अब क्या बोला है इन दोनों का रेशियो रिंग का बोला है, तो रेशियो हो जाएगा रिंग का, दैट इज़ R1 और अपन R2, ये अपन को पूछा गया है। तो यहाँ पे K1 और K2 सेम है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि R1 हो जाएगा दैट इज़ √2/5 R2। तो यहाँ पे R2 को नीचे भेजोगे तो यहाँ पे कंपेयर करोगे तो आंसर आ जाएगा 5, ठीक है, सिंपल आंसर था, बस आपको ये कंसेप्ट फंडा क्लियर होना चाहिए। ये रहा अपना आंसर, आगे बढ़े क्या, और क्या बोला गया है कि सॉलिड स्फेयर ऑफ मास m दिस 4 kg सेम रेडियाई, देन द रेशियो ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट टेंजेंट एंड प्लेन ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो ये आपके लिए होमवर्क है, सिंपल सवाल है, इजी सवाल है, आप कर लेना अच्छे से, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन भी वैसे दिया हुआ है, आप कर लेना इसका, है ना, आंसर 5 आएगा, इजी सवाल था। और क्या बोला है, एक सवाल और है, क्या बोला है कि अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट एनी ऑफ डायमीटर, ठीक है, देन ऑफ डायमीटर इज mr²/4, है ना, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क अबाउट नॉर्मल टू द डिस्क एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ द एजेस। चलो ये अपन को बोला गया है कि एक डिस्क है, इसके डायमीटर के अबाउट कितना दिया अपन को mr²/4 दिया है। तो अपन को पता है कि इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना आ जाएगा, इसका आधा होता है दैट इज mr²/2। देखो ये अपने पास क्या दिया है, डिस्क दिए, इसका डायमीटर के अबाउट अपन को दिया क्या है, चलो ठीक है, और क्या बोला गया है, हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क अबाउट एन एक्सिस नॉर्मल टू द डिस्क, ठीक है, नॉर्मल टू द डिस्क एंड पासिंग थ्रू द एज, यानी कि इस पॉइंट के अबाउट अपन को पूछा है, ये कितना है x/2 mr² है, इसके अबाउट पूछा तो इसका देखो यहाँ पे r है तो सिंपल है, अरे यार 3/2 mr² तो 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है, कोई ज़्यादा टफ थोड़ा ही था, बस घुमाने के लिए। तो यहाँ पे अपना जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कंप्लीट होता है, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहीं अपन कंप्लीट करते हैं। इसकी जितने भी वैरायटी थे अपन ने देख लिए, बस आपको समझ में आना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है। मैंने इसमें इंपॉर्टेंट बात बता दी, ये इंपॉर्टेंट है, पहली कि इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन देखो, ठीक है, अगर वो सेम है और इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो सेम होता है, ठीक है। तो अब आते हैं अपन टॉर्क पे। टॉर्क होता क्या है, टॉर्क एक टर्निंग इफेक्ट है किसी न किसी फोर्स का, जैसे कि यहाँ पे ये अपने पास क्या है, बोल्ट है, ठीक है, स्क्रू है, और इससे मैं अगर फोर्स ऐसे लगा रहा हूँ, ठीक है, तो ये अपने यहाँ से क्या करेगा, रोटेट करेगा और यहाँ पे खुल जाएगा। तो एक प्रकार से इस फोर्स का क्या है, टर्निंग इफेक्ट है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, टॉर्क, ठीक है, क्या बोलते हैं, टॉर्क को टॉर्क से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वही है, तो टॉर्क होता क्या है वो यहाँ पे बता देता हूँ एक बार, ठीक है, इसकी मेन कंसेप्ट, ठीक है। जैसे ये अपने यहाँ पे हिंज किया गया है, हिंज बॉडी यहाँ से, ठीक है, इसके ऊपर मैं क्या लगा रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ ऐसे। तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट, ये अपने पास फोर्स ऐसे लग रहा है, इसके दो कंपोनेंट आ जाएंगे, एक आ जाएगा अपने पास, मान लो कि एंगल थीटा है, तो ये हो गया अपने पास एंगल थीटा, तो ये एफ कोस थीटा और ये आ जाएगा एफ साइन थीटा, ठीक है। तो ये जो एफ कोस थीटा है इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है टॉर्क के लिए, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट है फोर्स का दैट इज एफ साइन थीटा, वो इसको क्या करता है, टॉर्क से रोटेट कराता है, ठीक है। आर पोजीशन वेक्टर पे अपने पास, इसको अपन बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, जहाँ पे फोर्स लग रहा है एप्लीकेशन बोलते हैं, और ये हिंज पॉइंट है यहाँ पे अपन लगा रहे हैं, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एंड हिंज जो पॉइंट है उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है अपन क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर, आर बोलते हैं इसके बीच की डिस्टेंस, ठीक है। टॉर्क क्या है, टॉर्क ऑफ फोर्स अबाउट हिंज, ठीक है। टॉर्क इज ऑलवेज कैलकुलेटेड अबाउट द पॉइंट, और किसी पॉइंट के अबाउट देखते हैं या किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट देखते हैं, ठीक है। जैसे अपन ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का देखा, ठीक है, वैसे के वैसे यहाँ पे ये टॉर्क का है, ठीक है। तो यहाँ पे ये टॉर्क एक एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, एक्सियल है।
तो यहाँ पे देखो इसका टॉर्क का जो फॉर्मूला निकल के आता है डेट इज आर क्रॉस एफ वेक्टर। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ से अपने पास दो केस निकले। ठीक है, ये फॉर्मूला अपन ने साइन प्रोडक्ट का लिख दिया। अब यहाँ से यहाँ पे हिंज पे अगर कोई फोर्स लगा रहा हूँ, इसके ऊपर ही फोर्स लगा रहा, तो इसका जो आर वेक्टर कितना हो जाएगा 0, यानी कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और हिंज पॉइंट सेम हो गए, आर 0, तो यहाँ पे टॉर्क कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये अपने पास निकल के आता है। अब देखो इसको समझने से पहले यहाँ पे एक मैं ये कह देता हूँ एक तो आप क्या कर सकते हो, दो तरीके हैं टॉर्क को निकालने के। ठीक है, कैसे कि ये अपने पास एक बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है और इस पॉइंट के अबाउट ये अपने पास हिंज किया गया है। यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ फोर्स, है ना, यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ फोर्स एफ लगा रहा हूँ, ये अपने पास डिस्टेंस है आर। ठीक है, आर वेक्टर है। तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट आएंगे, दैट इज ये आ जाएगा अपने पास एफ, मान लो कि ये एंगल थीटा पे लगा रहा हूँ, तो एफ कोस थीटा आ गया और ये आ जाएगा एफ साइन थीटा। तो एक तो आप टॉर्क ऐसे लिख सकते हो, दैट इज आर डिस्टेंस लो और एफ का परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट लो आर से। ठीक है, दूसरा ये है, दूसरा आप ये कर सकते हो कि ये अपने पास ये है और ये जो पॉइंट वही है हिंज है। ठीक है, यहाँ से आर वेक्टर पे एक फोर्स लग रहा है, दैट इज एंगल थीटा पे एफ। ये आप कर सकते हो कि एक यहाँ पे ये डिस्टेंस आप ले सकते हो। ठीक है, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर वाली ले सकते हो। ठीक है, आर परपेंडिकुलर और वो क्या हो जाएगी आर साइन थीटा हो जाएगी। ठीक है, ये अपने पास आर कोस थीटा हो जाएगी। तो आप ऐसे भी टॉर्क लिख सकते हो, वो कैसे लिखोगे, आर परपेंडिकुलर और एफ को लिख दो, तो बात एक ही है, दोनों की आंसर आएगा वो एक ही आता है। बस कुछ केसेस में आपको दोनों कंपोनेंट को लेने से आपके जो कंफर्टेबल हिसाब से अपन जो कंपोनेंट लेते हैं उससे अपने पास जो आंसर निकल के आता होता है वो सही से आंसर निकल के आता है, कम टाइम में निकल के आता है। तब ये लिखने का रीज़न है कि अगर आप परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट लोगे तो आपका जो आंसर जल्दी से निकल के आएगा, तब ये लिख दिया। ठीक है, लेकिन आपको आंसर वही आएगा, सेम ही आएगा, बस आपको कंफर्टेबली हिसाब से जो आपको सही से आंसर निकालना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों आंसर सेम ही आते हैं, बस इस केस में अपन ने फोर्स का कंपोनेंट ले लिया, इसमें अपन ने आर पोजिशन वेक्टर का कंपोनेंट ले लिया। ठीक है, ये आपको बात समझ में आ गई क्या? चलो, तो ये था अपने पास। तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें लिखी, ये पैरेलल वाला। देखो आपको भी पता है कि अगर कोई दरवाजा, जैसे ये अपने पास मार्कर है, ठीक है, इसको यहाँ से खींचता हूँ इसके अलोंग, तो ये क्या रोटेट कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे खींच रहा हूँ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगाता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ रोटेट कर रहा है, यहाँ पे लगा रहा हूँ थोड़ा रोटेट कर रहा है, यहाँ पे लगा रहा कर रहा है, लेकिन यहाँ पे इस हिंज पॉइंट के अबाउट में इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, तो क्या ये रोटेट नहीं कर रहा है। ठीक है, वही अपन ने पढ़ा, इसका टॉर्क 0 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो कंपोनेंट है, ये टॉर्क इसके कारण जो होता है वो 0 होता है, यही टॉर्क अपन को देता है, टर्निंग यही करा रहा है, दैट इज एफ साइन थीटा। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, ये दोनों के मैंने बता दिए थे आपको, दोनों केस। अब आते हैं सवालों पे। सवाल करने से अपने जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, आराम से। तो देखो सवाल क्या बोल रहा है वो देखते हैं अपन। अ फोर्स ऑफ पी के कैप में माइनस के कैप में ऑन द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट। ठीक है, ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट। तो टॉर्क अभी 2023 का सवाल है, ये एक बार बना लेते हैं। ये 0,0 है, एक पॉइंट अपन को दिया है, क्या हो जाएगा 2,-3। ठीक है, और टॉर्क अबाउट इसके अबाउट लिखना है ना, टॉर्क इसके अबाउट लिखना है, यानी कि जिसके अबाउट लिखना है अपन इसको क्या मान सकते हैं, हिंज मान सकते हैं ना, इसके अबाउट टॉर्क लिखना है। और क्या बोला गया है, और पॉइंट के अबाउट और रेशियो ऑफ द, किसका रेशियो पूछा, हाँ रेशियो ऑफ द, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ मिसिंग है, फोर्स ऑफ टॉर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम, टॉर्क अबाउट द पॉइंट इज रेशियो। अच्छा हाँ, टॉर्क अपन को रेशियो ये दिया है a/2। ठीक है, a/2, और अपन को क्या निकालना है, x/2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये बस ये सिंपल है, कैसे करेंगे देखो ध्यान से। वैल्यू ऑफ x, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, चलो कोई दिक्कत नहीं, अपन को इसके अबाउट टॉर्क लिखना है। तो अपन ध्यान से देखो, फोर्स अपन को कहाँ दिया है, -p के कैप में, यहाँ पे दिया है अपन को फोर्स। ठीक है, p के कैप। ठीक है, यानी कि यहाँ से मैं लिखूँ डेटा, तो यहाँ पे हो जाएगा F वेक्टर इज इक्वल टू -p के कैप। और अपन को क्या दिया, पोजीशन वेक्टर जो आ जाएगा वो देखो, बच्चे बहुत सारे यहाँ पे ये लिख देंगे कि R वेक्टर दैट इज 2i कैप -3j कैप, ये लिख देंगे, जो कि गलत है। ठीक है, क्यों गलत है, क्योंकि ध्यान से देखो आप, यहाँ पे अपन को इसके अबाउट लिखना है, तो ये फाइनल जो इसका जो बनेगा, टेल हेड ये रहा और टेल ये, तो इसका जो फाइनल बनेगा, तो अपने पास ये नहीं आके अपन ये लिख देंगे, दैट इज -2i कैप +3j कैप हो जाएगा। बस ये अपने पास आर वेक्टर आ गया, टॉर्क लिखना ही है। टॉर्क क्या हो जाएगा, देखो
आर क्रॉस एफ वेक्टर। तो यहाँ से मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। ये टॉर्क आ जाएगा मेरे पास आर कितना दिया है बताओ, ये -2 आई कैप प्लस 3 जे कैप का क्रॉस प्रोडक्ट दैट इज -p के कैप। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये अपने पास हो जाएगा 2p, ठीक है। और ये हो जाएगा पॉजिटिव में और आई क्रॉस के कैप, और ये हो जाएगा -3p और जे क्रॉस के कैप, है ना। ये हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास 2p, देखो आपको पता है कि आई जे और के इनका लूप ऐसे चलता है क्लॉकवाइज में, तो पॉजिटिव लेते हैं। तो आई क्रॉस के है, आई क्रॉस के तो ये -j हो जाएगा, ठीक है। और -3p जे क्रॉस के यानी कि आई क्या हो जाएगा आई कैप। तो अपने पास निकल के आता है दैट इज़ 3p आई कैप -2p जे कैप, है ना। ये अपने पास टॉर्क निकल के आया, टॉर्क निकल के आ गया। और क्या बोला है कि ये अपने पास ए और बी है, p को कॉमन ले लिया, ठीक है, माइनस आगे कॉमन ले लिया तो -p कॉमन ले लिया तो 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप। तो बस a बाय b पूछा था ना, a बाय b कितना है 3/2 यानी कि x/2 की वैल्यू यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, कंपेयर करोगे तो 3 आ जाएगी, है ना। तो ये सिंपल था, बस आपको ऐसे ही दिया था, आंसर कंपेयर करोगे तो 3 आ जाएगा। आगे बढ़े क्या, चलो ये आंसर था, ये भी आया था। तो ये था अपने पास टॉर्क का कंसेप्ट। अब आता है अपने पास इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज टॉर्क इक्विलिब्रियम, है ना। जैसे अपन ने फोर्स का इक्विलिब्रियम देखा था, वहाँ पे एफ नेट क्या माना था अपन ने, 0 माना था। तो यहाँ पे अपन कंसेप्ट पढ़ेंगे टॉर्क इक्विलिब्रियम, ठीक है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, जहाँ पे टॉर्क नेट क्या होता है, केसी अबाउट के पॉइंट 0 होता है, इसको बोलते हैं अपन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। वहाँ पे अपन ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम बोलते थे, जहाँ पे एफ नेट 0 था उसको ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम बोलते थे। यहाँ पे रोटेशनल इक्विलिब्रियम बोलते हैं जहाँ पे टॉर्क नेट 0 होता है। इस केस में जो टॉर्क नेट आता है किसी भी पॉइंट के अबाउट वो 0 लिख सकते हैं, तभी वो इक्विलिब्रियम पे होती है। इसका सिंपल सा एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। तो ये इस एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो क्या बोला है, इसका मास m है, ठीक है, इसका मास m है, लेंथ l है। ये आपको समझ में आया क्या, ठीक है, मास m लेंथ l है। अपन को इसमें टेंशन फाइंड करना है T1 और T2। क्या फाइंड करना है, T1 और T2। तो ध्यान से देखना, इसके नीचे डाउनवर्ड में क्या लग रहा होगा, सेंटर ऑफ मास क्या होगा इसका, यहाँ पे होगा, यहाँ पे लग रहा होगा mg, ठीक है, क्या लग रहा होगा mg। क्या ये बात समझ आ गई। ये यहाँ से कितनी l/4 डिस्टेंस पे होगा, टोटल ये लेंथ कितनी है l/2 है। अब देखो ये रोड है वो इक्विलिब्रियम पे है, तो आप किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क लिखोगे वो 0 हो जाएगा, ठीक है। आप किसी भी पॉइंट के अबाउट, इसके अबाउट लिखो, इसके अबाउट लिखो, इसके अबाउट लिखो, इसके अबाउट, हर पॉइंट पे इस टॉर्क को लिखोगे तो 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम पे। और यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो ये सिर्फ ना कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे है, ये एक प्रकार से ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम पे भी है, ठीक है। ना ये ऊपर मूव कर रही है, ना नीचे जा रही है, ना इस तरफ जा रही है एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे एफ नेट भी अपन 0 कर सकते हैं, ठीक है, एफ नेट भी 0 है और यहाँ पे टॉर्क नेट भी 0 है। एफ नेट 0 है, इसका मतलब जितने भी डाउनवर्ड है वो अपवर्ड वाले फोर्स के इक्वल होगा। तो यहाँ पे अपने पास पहली इक्वेशन यहाँ से आती है, T2 वो किसके इक्वल होगा, mg के, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये अपने पास इक्वेशन निकल के आई। और दूसरा जो अपने पास केस है वो टॉर्क का 0 करेंगे। अब टॉर्क का 0 करना है तो कैसे करेंगे, देखो टॉर्क का किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर 0 करना है तो वो पॉइंट लो जहाँ पे फोर्स मैक्सिमम लग रहे होंगे, ठीक है। जहाँ पे फोर्स मैक्सिमम लग रहे होंगे वो अपन को टॉर्क वो पॉइंट चूज करना होता है। तो देखो वहाँ पे यहाँ पे ये लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखता हूँ, ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट। तो टॉर्क mg के अबाउट मैं 0 करता हूँ। तो mg के अबाउट देखो ध्यान से देखोगे, ये इस तरफ घुमाना चाह रहा है टेंशन T1 और ये इस तरफ घुमाना चाह रहा है, यही है, ठीक है। यही दोनों टॉर्क है जो आपस में एक दूसरे को अपोजिट कर रहे हैं, यानी कि टॉर्क T1 का है वो टॉर्क T2 का है। क्या बात समझ में आई क्या, वो इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ तो टॉर्क T1 का, ठीक है, T1 का वो इसको कहाँ घुमाना चाह रहा है, क्लॉकवाइज, और टॉर्क T2 का वो इसको एंटी क्लॉकवाइज। तो आप एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज की डायरेक्शन अगर एक दूसरे को अपोजिट लोगे तो अपने पास ये आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, इसके अबाउट लिख रहा हूँ तो इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, l/4, टेंशन फोर्स कितना है T1, ठीक है। और यहाँ से अपने पास ये क्या बन जाएगा, ये अपने पास बन जाएगा ये l/2 है और ये हो जाएगा T2, ठीक है। तो यहाँ से ये अपने पास 2 और ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से अपने पास T2 निकल के आया दैट इज़ T1/4, है ना। ये अपने पास T2 निकल के आया, क्या निकल आया, ये T2 कितना आया, T1/4, है ना, T1/4 निकल के आया आंसर अपने पास। ध्यान से देखो, तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2, एक इक्वेशन ये थी, एक इक्वेशन ये, दोनों को सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। बस यही था, तो कंसेप्ट यही था। इसके ऊपर एक सवाल आया हुआ है वो अच्छे से करते हैं।
क्या बोला गया है कि ऑब्जेक्ट ऑफ मास 8 kg, ठीक है 8 kg का अपन ने ये लगा दिया है और ये अपने पास यहाँ से ये हिंज किया गया और यहाँ पे कहीं ना कहीं टेंशन टी होगा इस स्टिंग के अंदर, ये वाल है इससे हिंज किया गया यहाँ से 90 डिग्री अपन को सारी चीज़ें दी हुई है। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको इस सवाल के थ्रू समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब भी आप इसमें लिखोगे, यहाँ पे ये डायग्राम है अपने पास, ठीक है ये अपने पास यहाँ से देखो यहाँ पे कितना लग रहा है 80 न्यूटन लग रहा है, ठीक है मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। यहाँ पे टेंशन टी लग रहा है, इस टेंशन का टी वाला कंपोनेंट आ जाएगा T30 यानी कि टी हो जाएगा T sin 30 यानी T/2 और इससे बच जाएगा T cos 30 यानी कि ऊपर आ रहा है T/2, ठीक है इस तरफ आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है √3 T/2, ये अपने पास कंपोनेंट आ रहे हैं। और क्या दिया हुआ है m जिसका कहीं के बीच में वेट करा होगा और इसका मास कितना दिया है, रॉड का मास कितना दिया अपन को दिया है क्या, ऑब्जेक्ट ऑफ मास यूनिफॉर्म CD रॉड 2 kg दिया है ना, 2 kg दिया है। तो यहाँ पे बीच में लग रहा होगा, ठीक है 20 न्यूटन और ये यहाँ से कितना होगा 0.5 मीटर है ना, सेंटीमीटर वैसे ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे 50 मैं ले लेता हूँ, ये 50 लग रहा है और यहाँ से ये कितने पे लग रहा है 60 भी लग रहा होगा है ना, हाँ 60 भी लग रहा है। तो ये हो गया अपने पास 60 सेंटीमीटर, ये अपन को मोटा मोटा डेटा दिया है, ध्यान से देखो। तो बच्चे क्या कर देते हैं यहाँ पे, एक इम्पोर्टेंट बात है कि देखो यहाँ पे रोड क्या इक्विलिब्रियम पे है, सबसे पहले तो ये बात। तो यहाँ पे एफ नेट भी कितना है 0 है और एफ टॉर्क भी कितना है नेट भी 0 है। ये दोनों कंसेप्ट लगाने अपन को, सिंपल बात है। तो जब एफ नेट 0 करने की बात आती है तो वो बच्चे क्या कर देते हैं, जो वर्टिकल वाले हैं वो इस हॉरिजॉन्ट जो इस डाउनवर्ड वर्टिकल के इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ पे ये देख लेंगे कि T/2 किसके कर देंगे 100 के इक्वल, यानी कि यहाँ पे T/2 = 100, जो कि सरासर गलत बात है, ठीक है। क्यों गलत बात है, क्योंकि ध्यान से देखो अब ये रॉड है यहाँ पे, इसकी वजह से यहाँ पे इसके ऊपर कहीं ना कहीं नॉर्मल रिएक्शन लगा रही होगी इस हिंज के, ठीक है। हो सकता है कहीं ना कहीं यहाँ पे ये RX लग रहा होगा, मैंने आपको वैसे बताया हुआ है, बता देता हूँ। अगर आपको ऐसा कोई नॉर्मल रिएक्शन पूछे इसकी रॉड की, बताओ कि इस हिंज के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा है, तो आपको क्या करना है, एक x में मानना है एक y में मानना है, फिर आपको इक्वेशन बैलेंस करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बात है कि अपन ये क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल में एक RY और आ रहा है। यहाँ पे सटीक लिखने की इक्वेशन ये है RY + T/2 = 20 + 80, ये सही आंसर है। तो यहाँ से RY भी अपन निकाल सकते हैं अगर टेंशन आ जाए तो, ठीक है। तो इसमें देखो यहाँ से फोर्स से तो यहाँ पे आने वाली है नहीं, तो अपन क्या करेंगे उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखेंगे जहाँ पे मैक्सिमम फोर्स लग रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इसके पॉइंट के अबाउट लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 फोर्स लग रहे हैं, इसके कारण जो टॉर्क बनेगा वो 0 बनेगा, यानी कि इसको जो नीचे लेके जाने वाले टॉर्क हैं, एक तो ये वाला है एक ये वाला है, तो ये T/2 के इक्वल करना है, तभी ये नेट टॉर्क 0 आ जाएगा बस। तो यहाँ पे मैं टॉर्क लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ टॉर्क अबाउट हिंज, ठीक है। यहाँ पे हिंज है ना, तो ये टॉर्क अबाउट हिंज लिखूंगा, वो 0 लिख रहा हूँ। तो यहाँ से टॉर्क अबाउट 0 करूँगा तो आपको पता है कि ये जो 20 और 80 है वो इसको क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है और T/2 इसको एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से अपन डायरेक्ट लिख दूंगा, देखो ये कितना है 60, मैं पहले लिख देता हूँ एक बार, टॉर्क जो T/2 का है वो किसके इक्वल हो जाएगा 20 + टॉर्क 80 का, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा ये कितना हो गया अपने पास, ये 60 परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू T/2 = टॉर्क किसका 20 का 50 20 और ये हो जाएगा लेंथ 100 है ना, 100 × 80। बस यहाँ से सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा देख लो आप, ये अपने पास 1000 बना, 1000 प्लस ये अपने पास बता 8000, यानी कि 9000 को अपन 60 यानी कि 30, तो यहाँ से टेंशन निकल के आता है 30T = 900,000 और 9000 एक 0 से एक गया ये 3, यानी टेंशन की वैल्यू आ गई 300 न्यूटन। बस यहाँ से ये, और यहाँ पे टेंशन अगर आपके पास आ गया तो RY भी निकाल सकते हो, ठीक है। और आप ध्यान से देखोगे कि अगर मुझे नॉर्मल रिएक्शन लिखना है RY, यहाँ पे RX की वैल्यू कितनी है, तो ध्यान से देखो RX ये अपन को यही वाला जो T का है ना, मैं यहाँ पे और एक्स्ट्रा चीज़ें समझा देता हूँ कि जो ये T का √3/2 कंपोनेंट है वही इस R के इक्वल होगा। बताओ ये समझ में आया कि नहीं, है कि नहीं। यही है जो बैलेंस X डायरेक्शन में कर रहा है। यहाँ पे मैंने ये देख लो ध्यान से कि यहाँ पे जो फोर्स है यानी कि F नेट मैंने लिखा है इन डायरेक्शन ऑफ X = 0, तो यहाँ से आप लिखोगे तो अपने पास ये आ जाएगा। तो RX भी निकाल सकते हो, तो यहाँ से RX आ जाएगा अपने पास,
300 यानी कि हो जाएगा 150√3 और R आ जाएगा अपने पास ये 300, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 100 माइनस 150√3। ये अपने पास बस कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन है, बस वही है। तो आप सॉल्व करोगे तो और R जो नेट आएगा इसके ऊपर हिंज रिएक्शन लग रही होगी, दैट इज RX² प्लस RY²। ठीक है, यही है रोटेशन में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज करता है, और ये आपको मैं इजी वे में समझा दिया कि जब भी आपको किसी के कारण हिंज के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लिखना होता है तब आप कैसे लिखोगे, आप एक्स में मान लो, वाई में मान लो। डायरेक्शन मुझे नहीं पता कहाँ पे, अगर अपने पास आंसर जो नेगेटिव आता है इसका मतलब डायरेक्शन अपन ने ऑपोजिट मानी, बाद में अपन चेक कर सकते हैं। तो ये था अपने पास सॉल्यूशन इसका। ठीक है, तो यहाँ से अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ी, हाँ 300 न्यूटन आ गया, सही निकाला। ठीक है, तो ये सवाल था। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। बच्चे यहाँ पे एक गलती करते हैं, नॉर्मल रिएक्शन भूल जाते हैं, तो ये आपको लेने पड़ेंगे, हिंज लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये था अपने पास रोटेशनल इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट कंप्लीट होता है। अब आते हैं अपन फिक्स एक्सिस रोटेशन पे। फिक्स एक्सिस रोटेशन यानी कि फिक्स एक्सिस अपने पास, ठीक है, उसके अबाउट अपन क्या करा रहे हैं, रोटेट करा टॉर्क से। ये अल्फा से घूम रहा है, तो यहाँ से जो फॉर्मूला निकल के आता है दैट इज टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू एल्फा होता है ना, आई इंटू एल्फा होता है। ठीक है, यानी मैंने आपको बताया था कि जब भी अपन ट्रांसलेशन की जितनी भी चीज़ें क्वांटिटी अपन रिप्लेस कर सकते हैं ना, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, एक बार वापस बता देता हूँ। जैसे एक्स को अपन थीटा से किया, ठीक है, और वी को अपन ने ओमेगा से, ए को अपन ने अल्फा से, फोर्स को अपन टॉर्क से कर रहे हैं। ठीक है, मोमेंटम को अपन एल से, एंगुलर मोमेंटम से कर रहे हैं। ठीक है, मास को अपन यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया से कर रहे हैं। ये सारी चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। क्या ये बात आपको समझ में आई? ठीक है, ये सारी चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास ये निकल के आता है। ठीक है, और आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये बात याद रखनी है कि जो अपन लिखते हैं टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दोनों किसके अबाउट लिखने हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट लिखने हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती की, टॉर्क तो अपन ये इसके अबाउट लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट कर देते हैं, जो कि आंसर आपको क्या देगा, गलत देगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चलो, तो ये अपने पास याद रखना है कि टॉर्क और शुड बी कैलकुलेटेड अबाउट सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन। कोई भी, अगर मैं इसके अबाउट कोई भी एक्सिस ले रहा हूँ तो उसके अबाउट ही मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना पड़ेगा। और यही अपने पास काइनेटिक एनर्जी, ये होती है हाफ, जैसे वहाँ पे अपन ने लिखा था काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। यहाँ पे m को i से रिप्लेस कर दो और v को ओमेगा से। एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट अपने पास काइनेटिक एनर्जी ये हो जाएगी। ठीक है, तो ये फिक्स एक्सिस रोटेशन की काइनेटिक एनर्जी है। आगे बढ़े क्या? चलो, अब क्या बोला है कि यूनिफॉर्म रोड एम एन इज रिलीज फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल रेस्ट, और क्या बोला है अपन, पोजीशन एंड फाइंड जस्ट आफ्टर रिलीज। ठीक है, अपन को ये बोला है कि इसका अल्फा अपन को फाइंड करना है। ठीक है, जस्ट रिलीज करने से आफ्टर, देखो इसका ओमेगा तो इनिशियल कितना है, 0 है। ठीक है, तो अब इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, यानी कहीं कहीं यहाँ पे इनिशियल में अल्फा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मास, सेंटर ऑफ मास mg लग रहा होगा, ये इसको टॉर्क दे रहा होगा। तो यहाँ पे देखो इसके अबाउट मुझे लिखना है, क्योंकि यहाँ पे हिंज है तो मैं इसके अबाउट ही लिख देता हूँ ताकि उनके टॉर्क 0 हो जाए। तो यही टॉर्क एक हिंज के अबाउट लिखूंगा, तो आई मुझे लिखना पड़ेगा हिंज के अबाउट इंटू एल्फा। तो यहाँ से हो जाएगा टॉर्क क्या हो जाएगा बताओ, mg इंटू L/2। तो L/2 इंटू mg हो जाएगा। IH कितना है बताओ, IH आपको पता है रॉड का एक ml²/3 होता है इंटू एल्फा। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो L से L गया तो अपने पास एक निकल के आएगा, M से M गया तो 3g/12। ये अपने पास इनिशियल में अल्फा निकल के आता है। ठीक है, तो ये सवाल था, इजी सवाल था, 3g/12। आगे बढ़े क्या? अब एक और सवाल है, अ यूनिफॉर्म रोड, क्या बोला गया है, यूनिफॉर्म रोड M, L इज रिलीज फ्रॉम हॉरिजॉन्टल रेस्ट पोजिशन एज सोन, फाइंड ओमेगा व्हेन रॉड बिकम्स वर्टिकल। जब ये वर्टिकल हो जाती है तब इसका ओमेगा कितना होगा, तब इसका ओमेगा कितना होगा वो अपन को फाइंड करना है। तो आपको जब भी बताया कि जब भी आपको वेलोसिटी पूछे, एंगुलर पूछे या वेलोसिटी लीनियर पूछे, तो ये इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, दैट इज़ एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन आपको ये याद रखनी है। तो इसका मैं मान लेता हूँ, इसका रेफरेंस ये है। ठीक है, ये मैंने क्या मान लिया, रेफरेंस। ठीक है, इसका क्या मान लिया, रेफरेंस। तो इनिशियल में ये 0 थी, यानी कि इसके पास सिर्फ कौन सी थी, मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी थी, जैसे कि mg, यहाँ पे कितनी लेंथ l है, mgl। और वो किस में कन्वर्ट हो गई, इसकी काइनेटिक में। काइनेटिक अपन कैसे लिखते हैं, हाफ आई ओमेगा एस। ये हिंज के अबाउट लिखेंगे बस। तो यहाँ से अपने पास यहाँ से कितना आ जाएगा, mgl हाफ, इसके अबाउट कितना होता है, ml²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। m से m कैंसिल, एक l से l कैंसिल, तो ये हो जाएगा 3g/2 का अंडर रूट। कहीं दिख रहा है क्या, 2l का अंडर रूट
हाँ एक एल भी आ जाएगा ना, 3g/12 ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पे लगानी थी। यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ी की, हाँ 2 से 2 भी तो कैंसिल हो जाएगा। कैसे लिख दिया मैंने, कुछ गड़बड़ी की क्या? हाँ इसका सेंटर ऑफ मास है, ध्यान से देखो ये यहाँ से यहाँ तक आता है। सॉरी यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी। तो यहाँ पे सिर्फ इसकी पहले इनिशियल यहाँ पे 0 था, सॉरी यहाँ पे एल लेंथ पे था, और इसका फाइनल कितना हो गया L/2 पे। ठीक है, तो लेंथ अपने पास कितना आ जाएगी, जो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा रहती L/2 का गैप आ गया बस। तो यहाँ पे वो आपको बस L/2 से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 2, तो यहाँ पर पास जो ओमेगा आएगा वो कितना आ जाएगा √3g/L। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी होगी, ये नहीं आएगा, ये आ जाएगा। आगे बढ़े क्या, चलो ठीक है। यहाँ पे एक और कंसेप्ट आता है, ठीक है, एक पुली जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, रेडियस इसकी क्या है R है। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, इसके ऊपर मान लो कि स्ट्रिंग ये लपेटी गई है। अब ये जैसे ही मैं रिलीज करता हूँ ये नीचे एक्सेलरेशन से मूव करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंसेप्ट कौन कौन से यूज करने हैं वो बेसिकली मैं बता देता हूँ। आपको पता है नीचे क्या लग रहा है mg, ऊपर क्या लग रहा है टेंशन T। ठीक है, तो अपन एक इक्वेशन तो यहाँ से हो जाएगी फोर्स की, दैट इज F नेट अपन लिखते थे वो m इंटू ए से, तो F नेट mg माइनस टेंशन इज इक्वल टू ma। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब दूसरी इक्वेशन देखो, आपको पता है कि इसके अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, हिंज भी लग रही होगी यहाँ पे रिएक्शन। ठीक है, तो अपन इसको इसके अबाउट ही लिखते हैं, हिंज के अबाउट। तो टॉर्क हिंज के अबाउट लिखते हैं, वो क्या हो जाएगा आई हिंज इंटू एल्फा। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या बन जाएगा, हिंज के अबाउट टॉर्क लिखना है तो सिर्फ एक ही टेंशन है जो एस को घुमा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आर डिस्टेंस पर, तो यहाँ से हो जाएगा आर इंटू टेंशन इज इक्वल टू क्या बन जाएगा अपने पास आई क्या है इसका, अपन को आई ही दिया है, और एल्फा हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2, एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये। और तीसरी इक्वेशन ये है कि अगर दोनों के बीच में नो स्लीपिंग हो रही है ना, नो स्लीपिंग नहीं हो रही है। स्लीपिंग नहीं हो रही क्या मतलब ये है, मैं इसको झूम करके बताता हूँ कि ये अपने पास एक है, ठीक है, ये अपने पास डिस्क है और ये अपने पास स्ट्रिंग है। इसका जो ये वाला पॉइंट है अगर स्लिप नहीं हो रही है तो ये साथ से चल रहे होंगे, ये अपने पास वी ओमेगा सॉरी ये ओमेगा आर से चल रहा होगा और ये चल रहा होगा वी से, है ना, ये ओमेगा आर से चल रहा होगा और ये वी से। अगर दोनों पॉइंट सेम चल रहे हैं तभी इनके बीच में स्लीपिंग नहीं हो सकती है। ठीक है, तो अगर स्लीपिंग नहीं हो रही तो इस केस में अपने पास एक इक्वेशन आ जाएगी दैट इज वी ओमेगा आर। एक तो ये आती है, और इनका जो एक्सेलरेशन है, इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाता है एल्फा आर हो जाता है, और इसका एक्सेलरेशन ए है। तो अगर स्लीपिंग नहीं हो रही तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे एक इक्वेशन निकल के आती है दैट इज ए इज इक्वल टू एल्फा आर, तीसरी इक्वेशन ही। अब तीनों इक्वेशन को आप जब फाइंड करोगे, सॉल्व करोगे, तो आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। और इस एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है, ठीक है, फॉर्मूला निकल के आता है दैट इज √2g अपॉन क्या निकल के आता है 1 + I/m/r²। ठीक है, ये निकल के आता है। आगे बढ़े क्या, तो अब देखो ये निकल के आया। अब इसको मैं थोड़ा सा वापस सही से बता देता हूँ कैसे। सॉरी यहाँ पे रूट नहीं आएगा, मैंने गलत लिख दिया फॉर्मूला ही, वापस बता देता हूँ। इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है एक्सेलरेशन का दैट इज mg अपॉन m + I/r²। ठीक है, ये I/r²। बस यहाँ पे क्या करना है, जैसे अपन पहले लिखते थे कि एक ब्लॉक है, ठीक है, अगर ये पुली का मास लेस होती, ठीक है, तो अपन मानते हैं कि इसका जो mg आ रहा है, ऊपर टेंशन T आ रहा है, ठीक है, ए से जा रहा है, तो अपन डायरेक्ट लिखते थे इसका जो एक्सेलरेशन है, जो इसको क्या कर रहा था, ड्राइविंग फोर्स mg अपॉन इसका टोटल मास m था, तो ये हम कर देते थे, तो अपने पास g आता था, है ना। यानी कि सिंपल अगर मैं लिखूँ इसका तो क्या लिखते थे mg अपॉन टोटल मास m। बस इनमें और इसमें क्या अंतर है कि यहाँ पे एक चीज़ और ऐड हो गई दैट इज़ ये, और ये मास अपन ने किसका लिखा है बताओ, ये पुली का मास लिखा है ना। इस पुली का सिस्टम का एक वर्चुअल मास आ गया, ये ऐड कर देना है बस। तो यहाँ पे वही है, फॉर्मूला वही है कि अपन को अगर लिखना है फॉर्मूला तो अपन को क्या लिखना पड़ेगा, ड्राइविंग फोर्स माइनस ऑपोजिटिंग फोर्स अपॉन सिस्टम का मास, है ना, और आई बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पे लिख देता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। बस ये फॉर्मूला निकल के आता है। ठीक है, तो इसके ऊपर एक और सवाल करते हैं, ये अपने पास निकल के आता है दैट इज ये वाला फॉर्मूला, है ना। तो यहाँ पे देखो ये सवाल है, इसका नीचे क्या लग रहा होगा m2g, यहाँ पे नीचे क्या लग रहा होगा m1g। ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसका जो एक्सेलरेशन हो जाएगा, आपको पता है कि ये एक्सेलरेशन से ऐसे जाएगा, ये एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा। अब अगर इसका मास नहीं होता, ये आइडियल होती, तो इसका जो मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता वो कितना होता 0, तो ये सेम एक्सेलरेशन जाते हैं। लेकिन आप ध्यान से देखो इसका जो एक्सेलरेशन आ जाएगा, ये आ जाएगा अपोजिंग ड्राइविंग फोर्स m2g
माइनस ऑपरेटिंग फोर्स m1g अपॉन मास m1 m2 सिस्टम का मास प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया I अपॉन रेडियस का स्क्वायर। बस ये आ गया इसका एक्सेलरेशन। और ऐड हो रहा है, इसका मतलब ये नीचे चीज़ ऐड हो रही है, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्या हो रही है इसमें वैल्यू, क्या हो रही है, एक ही कम हो रही है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि ये क्या कर रहा है, अपनी जो रोटेशन मोशन है, ठीक है, ये जो रोटेशन मोशन इसके घूम रहा था पहले जब आइडियल मानी थी, उसके रोटेशन मोशन के कारण ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण क्या हो रहा है, अपोज कर रहा है। तो जब अपोज कर रहा है तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो गया, कम हो गया। तो आई होप आपको जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो कंसेप्ट है वो समझ में आ रहा होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अंदर की इनएबिलिटी होती है जो क्या करता है, इसके रोटेट होने से अपने आप को अपोज करता है ना, ये ठीक है। इनर्शिया का मतलब ये है अपोज करता है। तो यहाँ पे वही है, अपने पास एक्सेलरेशन निकल के ये आ गया, ठीक है। तो ऐसे सवालों को अपन को ऐसे करना है। यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख दिया, हेल्पिंग फोर्स माइनस अपोजिटिंग फोर्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ब्लॉक अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा ना, आर स्क्वायर। और यहाँ पे लिख देंगे मास ऑफ सिस्टम, ठीक है, मास ऑफ सिस्टम आ जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आई क्या, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख दिया फॉर्मूला, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। ये हेल्पिंग फोर्स आ जाएगा, ये हेल्पिंग फोर्स माइनस ऑपोजिटिंग फोर्स अपॉन मासेज ऑफ ब्लॉक्स, मास ऑफ ब्लॉक्स प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन आर स्क्वायर। बस ये लिखना था ना, ये आपको फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ये वाला है ना, ये फॉर्मूला याद रख लेना। तो यहाँ पे ये अपना हो गया ख़त्म। ये था अपने पास सिंपल सा, दैट इज़ कौन सा था, फिक्स एक्सिस रोटेशन। अब आते हैं अपन लास्ट टॉपिक, दैट इज़ मूविंग एक्सिस रोटेशन, ठीक है। मूविंग एक्सिस रोटेशन पढ़ने के बाद एक लास्ट और टॉपिक है, दैट इज़ एंगुलर मोमेंटम। वो कंप्लीट करने के बाद आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट करते हैं, है ना। तो मूविंग एक्सिस रोटेशन क्या करते हैं अपन, मूविंग एक्सिस रोटेशन। मूविंग एक्सिस रोटेशन में आपको पता है कि जैसे ये इस पॉइंट के अबाउट क्या कर रही है, सेंटर मास के अबाउट ओमेगा से, और ये वी से चल भी रही है। तो यानी कि रोटेट भी कर रही है और वी वेलोसिटी से चल भी रही है, इसको बोलते हैं अपन मूविंग एक्सिस रोटेशन, ठीक है ना। मूविंग एक्सिस रोटेशन यानी कि एक्सिस रोटेशन वो क्या है, ट्रांसलेशन मोशन प्लस रोटेशनल मोशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। वही क्या है, मूविंग एक्सिस रोटेशन होती है। तो यहाँ पे वी वेलोसिटी ट्रांसलेट भी हो रही है और घूम भी रही है, ठीक है। बस यहाँ पे एक बात याद रखनी है, वैसे इसका सिलेबस रिड्यूस हो गया है तो इतना इंपॉर्टेंट, लेकिन एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बस बेसिक समझा देता हूँ, है ना। तो यहाँ से अपन को पता है कि यहाँ पे ये घूम रहा है, दैट इज़ ओमेगा आर से, और ये वी से चल रहा है। तो ये जो पॉइंट होता है रेस्ट पे होता है ना। तो यहाँ से इक्वेशन निकल के आती है, दैट इज़ ओमेगा आर, और दूसरी एक इक्वेशन आती है दैट इज़ एल्फा आर। बस यहाँ पे वही दोनों चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। बेसिक ये सारी चीज़ें थी। तो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट जो बात बताता हूँ वही अपने पास ये निकल के आता है, इसका एक्सेलरेशन, ठीक है, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, कि ये कितने एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है। अगर ये भाई इसका मास नहीं होता, ये आइडियल होता है ना, इसका मोमेंटम जीरो होता। अब ध्यान से देखो, ये टर्म जीरो होता, लेकिन जी साइन थीटा से नीचे आता था ब्लॉक। बस ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण इसका एक्सेलरेशन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो वही समझाना चाह रहा हूँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो क्या करता है, अपोज करता है अपने रोटेशन को, ठीक है। और यहाँ पे फ्रिक्शन लगता है, वो ये लगता है एम जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस एम आर स्क्वायर बाय आई, ठीक है ना। ये उल्टा लग जाता है, अपन निकाल सकते हैं ना, यहाँ पे ये निकाल सकते हैं सारी चीज़ें। और यहाँ पे एक फोर्स की जो इक्वेशन है एफ नेट इक्वल टू एम में करेंगे, और बस यहाँ पे एक इक्वेशन यहाँ से लिख के देगी। और जो यहाँ पे टॉर्क लिखते हैं वो किसके अबाउट लिखते हैं, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ठीक है। बस यहाँ पे एक और बात, वहाँ पे अपन जो फिक्स एक्सिस रोटेशन था उसमें अपन एक्सिस के अबाउट रोटेशन जो भी टॉर्क लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पे अपन टॉर्क लिखते हैं किसके अबाउट लिखते हैं, सेंटर ऑफ मास के। यानी मूविंग एक्सिस में अपन जो लिखते हैं वो सेंटर ऑफ मास के, और आई भी किसके अबाउट लिखते हैं, सेंटर ऑफ मास के, ठीक है। और इसका जो ये तो अपन जानते ही हैं, ठीक है, ए इज इक्वल टू आर इंटू एल्फा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ए होता है वो रेस्ट पे होता है। बस ये सारी चीज़ें याद रखनी है। और इसके ऊपर सवाल भी आते हैं कि आपको पूछ लेंगे कि बताओ किसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। तो बस आपको मेन फंडा ये है कि आई देखना है, जिसका आई ज़्यादा, ठीक है, उसका एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारी चीज़ आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये था अपने पास ये वेलोसिटी देख सकते हो, टाइम, और ये सारी चीज़ें आप याद करने का इसमें कोई नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा इसमें जो मेन है वो याद कर लेना। बाकी आपको फंडा क्लियर होना चाहिए ये फॉर्मूले वाला, है ना, कि फॉर्मूले। अब देखना है कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद है, तो आप डायरेक्ट देख सकते हो कि जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा, इसका एक्सेलरेशन कम होगा तो टाइम ज़्यादा लेगा,
टाइम ज़्यादा लेगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, है ना। सारी चीज़ आपको लिंक बाय लिंक है, ठीक है याद। तो ये सारी की सारी, ये फ्रिक्शन लेस पे घूम रही है, ये क्यूब जा रहा है, तो इसमें से लेट कौन जाएगा, आगे जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको पता ही होगी। अब मूविंग एक्सिस रोटेशन में दो काइनेटिक एनर्जी आती है, एक तो रोटेशन वाली और एक अब ये अपने पास है ट्रांसलेशन की काइनेटिक एनर्जी, और ये अपने पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन की, है ना। दोनों का सम हो जाता है बस। तो अपन ट्रांसलेशन की जानते हैं सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी, और यहाँ पे जो अपन लिखेंगे आई, दैट इज अबाउट सेंटर ऑफ मास, है ना। बस ओमेगा एस करके लिख दिया टोटल एनर्जी। तो ये था अपने पास मूविंग एक्सिस रोटेशन, इसका बेसिक था, ठीक है। इतना कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं मूविंग एक्सिस रोटेशन, ठीक है। आपके जो मेन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये लास्ट टॉपिक ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के ऊपर ज़्यादा सवाल आते हैं, ठीक है, तो वो भी अपन देखते हैं। देखो अपन जैसे मोमेंटम लिखा था P, ठीक है, उसको अपन एल से रिप्रेजेंट कर देते हैं ना। तो ये कैसे होता है, लिखते कैसे हैं, जैसे अपन ने फोर्स का टॉर्क लिखा तो क्या लिखा R क्रॉस F करके, ठीक है। तो यहाँ से L नॉट हो जाएगा, दैट इज R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर, बस यहाँ पे फोर्स को रिप्लेस करना है मोमेंटम से, तो ये जाएगा अपने पास एंगुलर मोमेंटम, RP साइन थीटा RP कोस थीटा। तो यहाँ पे भी दो फॉर्मूले आते हैं, आप एंगुलर मोमेंटम को लिख सकते हो, वो कैसे लिख सकते हो, एक तो R P परपेंडिकुलर करके और एक R परपेंडिकुलर करके P करके, दोनों से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये अपने पास हो गया। अब देखो मैं दोनों करा देता हूँ इसके ऊपर सवाल, कैसे लिखेंगे। एक तो मैं हाईएस्ट पॉइंट के अबाउट लिखता हूँ, ठीक है, और एक इसका लिखता हूँ, है ना। इस ओरिजिन के अबाउट मैं हाईएस्ट पॉइंट पर एंगुलर मोमेंटम देखता हूँ इसका। आपको पता है कि यहाँ पे वेलोसिटी सिर्फ यही होती है u कोस थीटा, ठीक है, और यहाँ पे जो हो जाएगी अपने पास ये हो जाएगी u कोस थीटा, ठीक है, और नीचे कोई ना कोई हो जाएगी, दैट इज जो भी अपने पास ये v, ठीक है, ये हो जाएगी अपने पास u कोस थीटा, तो ये हो जाएगी u साइन थीटा, है ना। सिमिलर से u साइन थीटा होती है, ये आपको काइनेमेटिक्स में मैंने अच्छे से बताया हुआ है। तो इस ओरिजिन के अबाउट देखना है मुझे, तो आपको पता है कि r वेक्टर है, ठीक है। तो ये तो मुझे ऐसे तो नहीं कर सकता कि मैं इस r का फोर्स के दो कंपोनेंट ले सकता हूँ, ले भी सकता हूँ ऐसे कि ये अपने पास वेलोसिटी है, इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा बताओ, ये मोमेंटम हो जाएगा हाईएस्ट पॉइंट पे, दैट इज m u कोस थीटा, क्या यही हो जाएगा हाईएस्ट पॉइंट पे मोमेंटम, ठीक है। तो ये अपने पास इसका मैं ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लूँ, है ना, r परपेंडिकुलर, ये r परपेंडिकुलर हो जाएगी अपने पास, ठीक है, और वो क्या हो जाएगी बताओ, वो हो जाएगी अपने पास इस हाइट के इक्वल हो जाएगी h के, है ना, h मैक्स के इक्वल हो जाएगी, और वो अपन जानते हैं कि u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता है ना। तो यहाँ से अपने पास अगर मुझे लिखना है इस हाईएस्ट पॉइंट का इसके अबाउट, है ना, ओ के अबाउट, तो वो कितना हो जाएगा बताओ, वो हो जाएगा अपने पास r परपेंडिकुलर इंटू पी एच का, ठीक है। तो यहाँ से अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये मोमेंटम हो गया, और m u कोस थीटा हो जाएगा, है ना। ये अपने पास आ गया निकल के आंसर। ये हाईएस्ट पॉइंट का लिखा है मोमेंटम किसके अबाउट, ये लिखा है मैंने इस ओरिजिन के अबाउट, किसके अबाउट लिखा है मैंने, ओरिजिन। अब मैं लिखता हूँ किसका बताओ, मैं लिखता हूँ अब इसका पॉइंट का। तो आपको पता है कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले सकता हूँ, ये परपेंडिकुलर वाला ये ले लूँगा, तो ये अपने पास रेंज होती है दैट इज़ u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g होती है। तो यहाँ से जो एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, ठीक है, कहाँ पे, मैक्सिमम पॉइंट रेंज पे, है ना, मैं रेंज लिख देता हूँ ओके अबाउट, तो वो कितना हो जाएगा देखो, वो जाएगा r, और जो मोमेंटम है वो परपेंडिकुलर वाला ले लेता हूँ, तो यहाँ से r हो जाएगा, r अपने पास r है, और ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, और p परपेंडिकुलर कितना है u साइन थीटा, सॉरी m आ जाएगा एक आगे, है ना। तो ये अपने पास दोनों के मोमेंटम लिख दिए, ठीक है, क्या लिख दिया अपन ने, दोनों के मोमेंटम लिख दिए। क्या ये आपको बात समझ में आई क्या, ठीक है, अपन ने दोनों के मोमेंटम लिख दिए। आगे बढ़े क्या, चलो। तो ये था अपने पास दोनों के कारण मोमेंटम। तो ये फिक्स एक्सिस रोटेशन कैसे आ गया वापस, हाँ फिक्स एक्सिस रोटेशन में जो एंगुलर मोमेंटम होता है दैट इज़ ये होता है ए आर, ठीक है, और आई इंटू ओमेगा। जैसे कि मोमेंटम अपन ने लिखा था वहाँ पे पी इंटू एम वी होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आई इंटू ओमेगा, और ये आई लेना है अपन को किसके अबाउट, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, जिसके अबाउट घूम रहा है उसके अबाउट अपन ले सकते हैं, ठीक है। सिंपल है, आगे बढ़े। अब देखो, अब आते हैं अपने पास एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन टॉपिक, है ना। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन सिमिलर अपन ने जैसे पढ़ा था ट्रांस, वहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन कि वहाँ पे एफ सिस्टम, ये सेकंड लॉ से अपन लिखा कि एफ एक्सटर्नल 0 है, देन अपन यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व रहता है इनिशियल फाइनल के। तो यहाँ पे भी वही है कि जो अपने पास टॉर्क होता है दैट इज डी एल बाय
डी टी होता है सिस्टम का, है ना, सिंपल है, सिमिलर सारे केस हैं। तो यहाँ पे अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तो यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम होता है किसी सिस्टम का वो कांस्टेंट रहता है और वो इनिशियल और फाइनल के इक्वल होता है। ये इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आपको याद होना है। तो यहाँ पे एक सवाल है, सवाल करते हैं अपन, क्या बोला है सवाल में कि अपन क्या करते हैं, इसको जेंटली प्लेस करते हैं ना। ये सवाल में पहले इनिशियल में ये था, देखो ये था, ये जेंटली मैंने क्या कर दिया, इसके ऊपर प्लेस कर दिया। तो इनिशियल में आपको पता है कि जब मैं इसको जेंटली प्लेस कर देता हूँ, इसके ऊपर रख देता हूँ आर डिस्टेंस पर, तो ध्यान से देखना इसका जो एक्सटर्नल टॉर्क है वो जीरो है, इसके ऊपर कोई ना कोई एक्सटर्नल टॉर्क लग ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे इसका जो मोमेंटम है एंगुलर वो कंजर्व रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, जैसे इनिशियल में पता है, आपको पता है क्या हो जाएगा, I1 ओमेगा 1 इजिकल टू I2 ओमेगा 2, क्योंकि L1 इजिकल टू L2 हो जाएगा इनिशियल और फाइनल की। आई इनिशियल कितना है बताओ, ये सिर्फ एक ही था तो इसका अपने पास, इसका तो जीरो हो गया और इसका हो जाएगा अपने पास एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, और वो कितना हो जाएगा बताओ, हाँ ये हो गया अपने पास mr²/2, इस डिस्क का mr²/2 और इसका ओमेगा से घूम रही है, ठीक है, ये नीचे लिख दिया। फाइनल क्या हो जाएगा देखो, फाइनल अपने पास जैसे रख दिया, अब ये भी है, इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और इसका भी है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन ने लिख दिया डिस्क का और ये इसका लिख दिया, फिर इन दोनों कॉमन ओमेगा से घूम रहे हैं, ओमेगा लिख दिया, तो यहाँ से अपने पास ओमेगा निकल के यहाँ से आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे सवाल यूज़ करने वो आपको समझ में आ गया कि कंसेप्ट कैसे यूज में लेने हैं। तो यहाँ पे एक सवाल है, अभी 2023 का ही है, बहुत अच्छा सवाल है। क्या है, क्या बोला गया है कि इफ़ द अर्थ सडन श्रिंक ऑफ द इट्स 1/4 वॉल्यूम ये है 1/64 है ना, 64 वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम विद द सेम मास सेम बोला गया है, ठीक है, पीरियड टाइम पीरियड रोटेशन और इतना हो जाता है, तो बताओ एक्स की वैल्यू। यानी कहने का मतलब ये है कि नया जो टाइम पीरियड निकलेगा उसका वैल्यू अपन को पूछिए और यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, देखो आपको पता है कि ये अपने पास ऐसी थी अर्थ, छोटी हो गई, इसका वॉल्यूम छोटा गया, मास इन दोनों का सेम है, ठीक है, ठीक है, मास दोनों का सेम है, तो वॉल्यूम क्या हो गया, फाइनल जो वॉल्यूम है, ठीक है, V2 है वो कितना हो गया 64 V1 है ना, इतना ही तो हो गया ओरिजिनल वॉल्यूम का। तो ये अपने पास पूछा गया है V1 का, ये लाइन आ गई, इसको अगले स्लाइड में करते हैं ना अच्छे से, देखो एक बार यहाँ पे बता ही देता हूँ। तो V1 हो जाएगा 4/3 पाई R2³ इजिकल टू 1/64 इंटू 4/3 पाई R1³। तो यहाँ से ये तो ये गया, ठीक है, तो यहाँ से अपने पास निकल के आ गया R2 की वैल्यू है दैट इज़ R1 अपॉन कितना हो जाएगा 4 है कि नहीं, यानी कि R/4 हो गई, यानी कि इसकी जो रेडियस है वो कितनी हो गई, इनिशियल की तुलना में 1/4 हो गई। अब क्या बोला गया अपन को कि इसका मास सेम है और बोला गया कि रोटेशन, तो सिंपल है, यहाँ पे जब श्रिंक हुई है, मैं पेज ऐड कर देता हूँ, श्रिंक हुई है तो आपको पता है कि यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं दैट इज़ I1 ओमेगा 1 इजिकल टू I2 ओमेगा 2 है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क है ही नहीं। तो I1 पहले कितना था इनिशियल में, I1 था अपने पास, ये सॉलिड है तो 2/5 mR1 का स्क्वायर, ओमेगा 1 कितना था अपने पास, मैं लिख देता हूँ, ओमेगा था अपने पास 2π है ना, यही था, और फाइनल कितना हो जाएगा 2/5 m मास सेम ही है, इसकी रेडियस R2 इसका हो जाएगा और 2/π हो जाएगा, और T2 अपन को निकालना है। तो यहाँ से जो चीज़ें आपको कैंसिल हो रही है वो देखो, 2π से 2π कैंसिल, 2/5 से 2π कैंसिल, तो यहाँ से अपने पास निकल गया R1 स्क्वायर अपॉन T1 इजिकल टू R2 कितना दिया था अभी, R1/4 का होल स्क्वायर अपन कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा T2। यहाँ से T2 निकल के आता है, इस तरह भेज दूंगा, इस तरह भेज दूंगा, तो R1 से R कैंसिल, ये 16 आ जाएगा, यानी कि T2 की वैल्यू आ गई अपने पास T1/16, यानी कि 24 होता है आवर, ये 16, तो ये हो गया अपने पास 3/2 यानी कि 1.5 आवर्स, ठीक है। यानी कि आपको ये लगेगा कि 1.5 घंटे में अपना दिन है वो ख़त्म हो गया है ना, जैसे ही मैंने ये लेक्चर कंप्लीट किया आपके दूसरा दिन आ गया, ऐसे मान लो, ठीक है। तो ये ऐसे आप आंसर निकाल सकते हो, यहाँ से कंपेयर करोगे तो आपके पास एक्स की वैल्यू 16 आ जाएगी, है ना। तो ये वाला था अपने पास, ऐसे सवाल आते हैं, बस आपको यहाँ पे कंसेप्ट ध्यान रखना है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का, ठीक है। तो इसके ऊपर भी सवाल आते हैं, ठीक है। तो ये आ गया आंसर, आगे बढ़े चलो। तो ये था अपने पास, ये आपके लिए होमवर्क है, यहाँ से ये जा रहा है, बस यहाँ पे आपको करना क्या है, सिंपल बात है, यहाँ पे इनिशियल में इसकी काइनेटिक पोटेंशियल, कहने का मतलब यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है ना, ये आपके लिए होमवर्क है। मैं हिंट दे देता हूँ आपको, यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है,
ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क था और आज का जो अपना लेक्चर है वो यहीं समाप्त करते हैं। बच्चों, प्यारे बच्चों, क्या करना है, इस चैनल से जुड़े रहना है, ठीक है। ये जिसका नाम है NP फिजिक्स, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि कोई इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए, ठीक है। तो ये आपसे सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। लास्ट तक बने रहे और आज के जितने भी अपने कंसेप्ट पढ़े उनके शॉर्ट नोट्स बना लेना, ठीक है। बोलता रहूँगा, शॉर्ट नोट्स बनाओ, उनके ऊपर PYQ करो, ठीक है। शॉर्ट नोट्स आपके लास्ट टाइम एग्जाम रिवीजन के टाइम काम आने वाले हैं। शॉर्ट नोट्स बनाओ, ठीक है, रिवीजन करो, ठीक है। रिवीजन करना बहुत जरूरी है, साथ में रिवाइज सारे कंसेप्ट है वो रिवाइज करते जाओ। और फिर क्या करो, उसके ऊपर टेस्ट दो, एनालिसिस करो और उसका एनालिसिस करने के बाद देखो कि कंसेप्ट में कहाँ गलतियाँ कर रहा हूँ, ठीक है। तो मिलता हूँ आपको नए लेक्चर में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू।